हेलो दोस्तों, आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। आपका अध्याय 6 है। कौन सा अध्याय है? 6, जिसका नाम है सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण अच्छे से याद रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है आपका सदिश विश्लेषण। इसमें जिसे हम वेक्टर एनालिसिस भी कहते हैं, वेक्टर एनालिसिस, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे जो भी पढ़ा था वो हमारे लिए पूरा नहीं था। आज हमें कुछ और बातों को जानना पड़ेगा, कुछ नई नई बातों को सीखेंगे, बहुत सारी नई बातें, क्योंकि आज के बाद से आप वेक्टर को वेक्टर के रूप में ठीक तरीके से पहचानना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो आज आप शुरुआत करने वाले हैं सदिश विश्लेषण की। विश्लेषण करेंगे किसका? सदिश का, यानी कि दिशा संबंधित बातों का। जैसा कि आपको पता है कि सदिश राशि, अदिश राशि, दो प्रकार की राशियां हमें भौतिक विज्ञान में देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी राशियां? एक होती हैं सदिश और दूसरी होती हैं अदिश। ठीक, भौतिक विज्ञान में जो भी राशियों को हम पढ़ते हैं वो राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां कहते किसे हैं? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए परिमाण और दिशा, दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। और ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण ही परिमाण की आवश्यकता होती है और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम सिर्फ क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा, आप हेडिंग डालिएगा सदिश राशियां किसे कहते हैं, और आप लिखेंगे ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की बल्कि दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं सदिश राशियों तथा उनके निरूपण। सदिश राशियों के निरूपण, क्योंकि अदिश हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें सदिश राशियों के बारे में पढ़ना है, तो सदिश राशियों के निरूपण। आपको बता दें, सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए हम तीर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बाण का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आगे वाले सिरा को हम बाणाग्र कहते हैं और इसे पूछ, ठीक है ना। पीछे वाले सिरे को हम पूछ कहते हैं और सामने वाले को बाणाग्र कहते हैं। जिसमें ये जो तीर की लंबाई है ये किसी भी राशि के परिमाण को व्यक्त करती है, तथा जो ये तीर होती है उस राशि की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे आप मान सकते हो कि कोई कार थी जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही थी, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही थी। यहाँ पे चाल को नहीं व्यक्त किया जा रहा है, वेग की बात की जा रही है, क्योंकि वेग कैसी राशि होती है? वेग एक सदिश राशि होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम चाहते हैं कि इसे वेक्टर के रूप में, यानी कि सदिश के रूप में व्यक्त करें, तो एक तीर बनाते हैं और मान लेते हैं कि माना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम 2 सेंटीमीटर का एक तीर बना लेते हैं, ये 0 से 1, 1 से लेकर 2, और ये अब हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग को प्रदर्शित कर सकता है। अगर हमसे कहा जाए कि 40 मीटर प्रति सेकंड थी, तो हमें 4 भागों में बांटना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अब इसकी चाल कितनी को हो गई? 40 मीटर प्रति सेकंड। वैसे भी आमतौर पर हर जगह हम इतनी बड़ी तीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब भी हमें कोई राशि दी होती है, मान लिया कि हमें कोई राशि दी है लंबाई या विस्थापन दिया है डिस्प्लेसमेंट को यदि हमें वेक्टर के रूप में, यानी कि सदिश के रूप में व्यक्त करना होता है, तो हम इसी के ऊपर एक तीर का निशान लगा देते हैं। यानी कि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हम तीर का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। अगर कोई राशि हमें, जैसे सदिश राशि ए मिली, इसका ये तो परिमाण है,
परिमाण का मतलब मैंने अभी बताया कि राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों लगेगी। तो मान लिया कि कोई सदिश राशि थी ए जिसका परिमाण ए था। अगर इसको हमें सदिश के रूप में दिखाना हो तो हमें लिखना होगा वेक्टर ए। ठीक है ना। अब हम सदिश से संबंधित कुछ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ों की परिभाषा आपको देंगे। ये तो हो गया निरूपण, ठीक है ना, सदिश राशियों का निरूपण हो गया। अब कुछ विशेष डिफिनीशन हैं, जैसे पहले डिफिनीशन आपको है एकांक सदिश। एकांक सदिश, एकांक सदिश किसे कहते हैं? बहुत ही परिभाषा इंपॉर्टेंट, आज से लेकर अनंत तक आपको ये बहुत काम आने वाली है। आप इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि वह सदिश कैसा सदिश? वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, जिसका परिमाण एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है, ठीक है ना। ऐसी राशि या ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है? एक होता है, ऐसे सदिश को हम एकांक सदिश कहते हैं। यह किसी भी सदिश राशि की सिर्फ दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी कि किसी भी भौतिक राशि का यदि एकांक सदिश आपको लिखा दिख रहा है तो समझ लो वो सिर्फ उस राशि की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और किसी काम का वो नहीं है। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम एक कैप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास कोई आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास है बल। आपको पता है बल एक सदिश राशि है जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है कि बल को प्रदर्शित करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक होगी परिमाण की और दूसरा होगा उसकी दिशा। वैसे तो हमें बल एक सदिश राशि है तो सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए एक तीर का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमने तीर लगा दिया। अब लेकिन हमें परिमाण इसका पता होना चाहिए और दिशा, यानी कि परिमाण अगर हम लिखें तो वेक्टर F का परिमाण गुणे वेक्टर F की दिशा। ठीक, तो ये जो दिशा है, एकांक सदिश को व्यक्त करने का जो तरीका है वो उस राशि के ऊपर एक कैप लगा दिया जाता है, इसे कैप बोलते हैं। तो जब भी किसी भौतिक राशि के सर पर ऐसा कैप लगा होगा तो समझ लेना कि वो कैसी सदिश है? एकांक सदिश है। तो यहाँ पे देखा मैंने कि बल एक सदिश राशि थी जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता थी। तो पहले मैंने दिखा दिया कि बल वेक्टर है यानी कि सदिश है और इसका परिमाण मॉड F, वेक्टर F लिख सकते हैं जिसे हम परिमाण कहते हैं, या आप सिंपली से F भी लिख सकते हैं। वैसे किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए बगल बगल दो पाइयाँ लगा देते हैं जिसे हम मॉड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मॉड। तो वेक्टर F मॉड इंटू F कैप, जहाँ पे F कैप क्या है? बल का एकांक सदिश है, एकांक वेक्टर है आपका, जो सिर्फ ये प्रदर्शित कर रहा है कि बल की दिशा किस दिशा में है या सिर्फ इसकी दिशा को ही प्रदर्शित करता है। अगर हमें F डैश की या कैप की वैल्यू निकालनी हो तो ये आपका वेक्टर F और ये आपका गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि किसी भी भौतिक राशि का जो वेक्टर है वो और बटे उसका परिमाण अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा एकांक सदिश आ जाता है। आप वैसे भी सोचिए, ये जो ऊपर लिखा है इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, परिमाण और दिशा दोनों है, क्योंकि ये दोनों को वेक्टर F जो है वो दोनों को व्यक्त कर रहा है। और लेकिन जो हमारा मॉड वेक्टर F है ये सिर्फ किसको व्यक्त करता है? परिमाण को व्यक्त करता है। और जब परिमाण से ये परिमाण कट जाएगा तो बचेगा आपका क्या? सिर्फ दिशा। और दिशा को हम किससे नोट करते हैं? F कैप से, या किसी भी भौतिक राशि के एकांक सदिश को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर एक कैप लगा दिया जाता है। ठीक है ना। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा इसे। फिर से आपको बता देते हैं एकांक सदिश किसे कहते हैं। तो एकांक सदिश कौन है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण
एक होता है, उन्हें हम एक एकांक सदिश कहते हैं। ये किसी भी भौतिक राशि की सिर्फ दिशा बताने के काम आता है। फिर मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे बल हमने लिया, तो बल हमें पता है एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि को मैंने वेक्टर एफ से नोट कर दिया। लेकिन इसको नोट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक परिमाण की, दूसरी दिशा की। परिमाण को मॉड वेक्टर एफ से नोट करते हैं और दिशा को उसी के ऊपर कैप लगा देते हैं, यानी कि ये सिर्फ दिशा है और ये सिर्फ परिमाण है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमें एफ कैप की वैल्यू निकालनी हो तो मैंने व्याख्यांतर कर दिया, एफ कैप इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपान मॉड वेक्टर एफ आया, यानी कि परिमाण से परिमाण, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, और बटे परिमाण से परिमाण कट गया, दिशा आपका बच जाता है, यानी कि एफ कैप इज इक्वल टू सिर्फ दिशा को व्यक्त करने के काम आता है। अगला है लंब कोणीय एकांक सदिश। ये तो एकांक सदिश था, अगला है आपका लंब कोणीय एकांक सदिश। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। लंब कोणीय एकांक सदिश। बहुत कठिन परिभाषा नहीं है, बहुत ही आसान सी परिभाषा है इसकी। आप कह सकते हैं कि त्रिविमीय कार्तीय तल में x, y तथा z अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः i, j और k से प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं अतः इनको लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं। त्रिविमीय कार्तीय तल में x, y, z अक्षों के अनुदिश। एक त्रिविमीय तल लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें से ये x होता है आपका, ये y होता है और ये z। इसकी दिशा i, इसकी j और इसकी k कैप होती है। ठीक है ना। अगर हम ऐसा कोई त्रिविमीय तल लेते हैं और इस त्रिविमीय तल में सदिश को हम i, j और k से प्रदर्शित करते हैं और ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तो इन्हीं लंब कोणीय एकांक सदिश को हम इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं। रिपीट करता हूँ, अच्छे से सुनिएगा। त्रिविमीय कार्तीय तल में x, y, z अक्षों के अनुदिश, x, y, z इन अक्षों के अनुदिश, यानी कि इसके या तीनों के अनुदिश, तीनों के सापेक्ष भी हो सकता है, जो सदिश होते हैं, इन सदिश को i, j, k से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि आप यहीं कहीं बीच में हैं, तो आपकी x से दूरी, y से दूरी और z से दूरी आपको i से भी और j से भी और k तीनों से दूरियां आपको जो बताई जाती हैं, इन्हीं के सापेक्ष, यानी कि x, y, z के सापेक्ष किसी भी बिंदु के बीच की दूरी आपको बताई जाती है, तो इन i, j से प्रदर्शित करते हैं, दिखाई जाती है। तो ये तीनों परस्पर लंबवत होते ही हैं, अतः इनको लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको बता दें कि मान लो कि आप यहाँ हैं, ठीक है ना, इन दोनों में x, y, z, ये i की दिशा को, ये j की दिशा को और ये k की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। मान लेते हैं ये तो मूल बिंदु होता ही है, ये यहाँ से x, ये मान लो y है, इस पे चली y दूरी है और इस पे कितनी है, x है। तो अगर हम बिंदु a इसे मान लेते हैं, तो बिंदु a का जो स्थित सदिश होगा वो वेक्टर a इज इक्वल टू होगा, हम देख रहे हैं कि i पर कितना चला है, y, तो ये हो जाएगा y i कैप, प्लस x पे कितना चला है आपका ये y अक्ष पे आपका जो चला है, x y मत मानो इसे, a और b मान लेते हैं। तो x पे कितना चला था a और y पे कितना चला है b, और y को हम j से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारी ये जो बिंदु है ये हमारा z के सापेक्ष भी विस्थापित हुआ होता तो प्लस में या माइनस में, क्योंकि जो हमारे ये होते हैं अष्टांश होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, चतुर्थांश पढ़ा होगा आपका, तो ये x होता है, ये y होता है, ये x डैश, ये y होता है, ये y डैश, ये मूल बिंदु होता है। इसमें ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये
चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। लेकिन जो हमारा ट्रायंगल होता है, यानी ट्रायंगल नहीं कहते इसे, जो 3 परस्पर लंबवत समूह होता है, 3 परस्पर लंबवत अक्षों का जो समूह होता है जिसे हम कार्तीय तल कहते हैं, इसमें ये 4 कोठे नहीं, इसमें 8 कोठे होते हैं। इसको समझने के लिए आपको 4 घन लेने होंगे। चारों घन को एक दूसरे से सटा करके 4 नहीं 8 लेने होंगे। तो 4 को एक साथ पहले 2 इधर 2 इधर रख करके सटा देते हैं, फिर उनके ऊपर 4 और रखते हैं। तो ये जो 8 खाने बनते हैं, इन्हीं 8 खानों को हम अष्टांश कहते हैं। ये आपका प्रथम अष्टांश होता है। अगर आप सोचें एक बार कि यदि मैं इस x को इधर बढ़ा दूं तो ये x है, इधर ये x डैश हो जाएगा। इस y को नीचे बढ़ा दूं तो ये y डैश हो जाएगा। इस z को इधर बढ़ा दूं तो ये z डैश हो जाएगा। इस प्रकार आपके 8 अष्टांश बनेंगे। एक होगा x, y और z का, ये तो पहला अष्टांश हो गया। इसी प्रकार इसके बगल में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे एक कमरा होता है, उसके बगल में एक कमरा, फिर इस बगल में, फिर इस बगल में 4 कमरे, फिर 4 कमरे नीचे, तो अष्टांश होते हैं ये। आप बहुत गहराई में जाने की कोशिश ना करें, अगर आपको पता होगा। वैसे मैंने अष्टांश के बारे में कक्षा 10 में भी शायद बताया था आपको। तो आपका ये जो होता है लंबकोणीय सदिश कुछ इस प्रकार होता है। आगे की जानकारी मैं आपको कुछ दूंगा अगली वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा समान सदिश, विपरीत सदिश, शून्य सदिश, स्थिर सदिश, विस्थापित सदिश। इसके बारे में आपको अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी, तक इसे याद रखो।